सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल का टॉप 20 जीके जीएस का एमसीक्यू लेकर आए गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और आपको पता होगा कि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट 2 है गाइज। तो प्लीज मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट बना रहे होंगे गाइज, क्योंकि नोट जरूर बनाया करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके साथ साथ चीजों को बहुत सारी चीजों को क्लियर आउट भी करती हूँ गाइज, आपको हाईलाइट करके देती हूँ क्वेश्चन को, प्लस उसके साथ पिक्चर लगाती हूँ ताकि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा क्लियर आउट कर पाए। तो मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है गाइस कि थोड़ी सी आप लोग मेहनत करिए, नोट बनाइए, रिवीजन करिए। ये बहुत बड़ी चीज होती है गाइस, तो नोट बनाइए और रिवीजन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं बार बार अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ गाइस, तो प्लीज नोट जरूर बनाइएगा। और चलिए इस सीजीएल के प्रैक्टिस सेट 2 को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके लिए मैंने कुछ 2 लाइन बोल रही हूँ कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, सिर्फ एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको इसमें जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। आपको ठोकर खाने पड़ेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी, इसलिए अपनी मेहनत डबल करिए गाइस और सिलेक्शन लीजिए आप सभी स्टूडेंट। तो चलिए बिना देर की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि लावनी नृत्य जो है वो किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लावनी नृत्य है ये हमारा फोल्क डांस के बारे में बोल रही है कि ये किस राज्य की है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र राज्य की जो लावनी नृत्य है वो महाराष्ट्र राज्य की है। अगर आप लोग बाजीराव मस्तानी जो मूवी देखे होंगे जिसमें प्रियंका चोपड़ा और जो एक दीपिका पादुकोण थी जिन्होंने डांस किया था पिंगा कपोरी पे, वो लावनी जो उनका कॉस्ट्यूम वगैरह था वो लावनी पे था। तो वो जो नृत्य है वो महाराष्ट्र का नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। लावनी हो गया या फिर तमाशा हो गया, ये सब जो है वो महाराष्ट्र का। अगर गुजरात की बात करें तो ऐसे बहुत सारे, बट कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। जैसे घूमर है, घूमर जो है ये हमारा गुजरात का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, घूमर। उसके बाद है पनिहार नृत्य जो है ये राजस्थान का है। तो इस तरीके से आप लोग नृत्य को जो है फोल्क डांस आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित कौन है। तो बताइए कि इसमें कौन है जो मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक, ऑप्शन बी में आपको बोल रहा है कि अनुच्छेद 213 में जो प्रावधान लिखा है वो है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। और अनुच्छेद 123 में आपको बोल रहा है कि इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है। और अनुच्छेद 72 में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान है। अब बताती हूँ कि कौन सही और कौन गलत है। तो सबसे पहले बताती हूँ कि राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान है वो अनुच्छेद 72 में है, तो ये करेक्ट आंसर है गाइस, ये सही है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत, ये भी सही है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कही गई है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। लेकिन जो ऑप्शन बी है ये हमारा रॉन्ग है गाइस, ये हमारा गलत आंसर है, क्योंकि इसमें जो असुमेलित नहीं है उस हिसाब से तो ये करेक्ट ही आंसर होगा, बट ये सुमेलित नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 213 में जो है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति नहीं दी गई है। अगर राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो ये अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में जो है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में दिया गया। और गवर्नर की बात करें तो वो अनुच्छेद 161 में जो है वो गवर्नर की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात कही गई है, संविधान में है। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो ये 52 में, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि अनुच्छेद 213 में क्या दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 123 के तहत है, वैसे ही राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत है। ये आप ध्यान रखिएगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, तो हड़प्पा में किस स्थल से जो है वो उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो ऑप्शन ए धौलावीरा में, ऑप्शन बी आलमगीरपुर में, ऑप्शन सी कालीबंगा में या ऑप्शन डी लोथल में।
सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। धौलावीरा में जो है वो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अगर आपसे पूछे कि धौलावीरा की जो खोज करता है वो कौन है, तो ये आप लिख लीजिएगा जगपति जोशी जी जो थे वो इनके खोजकर्ता थे। तो ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि खोजकर्ता से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आप नोट करते चलिएगा। मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, जगपति जोशी जी तो जो थे वो हमारे धौलावीरा के खोजकर्ता थे। और अगर आपसे पूछे कि इन्होंने जो खोज किया था वो कब किया था, तो डेट भी आपको याद रखना है। 1967 में जो है इन्होंने खोज की थी धौलावीरा की। और यह एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से ही चलता है। ठीक है, अगर कालीबंगा की बात करेगा तो कालीबंगा की जो खोज हुई थी, जब हुई थी, वो 1953 में इसकी खोज हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1953 में कालीबंगा की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से जो खून का थक्का है वो नहीं जमता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके शरीर पे कहीं पे भी आपको कट लग जाता है, जब वहां से ब्लड आने लगता है, तो एक होता है कि कुछ टाइम ब्लड आता है फिर वो रुक जाता है, और किसी किसी को होता है कि बहुत टाइम तक जो वो रक्त का स्राव है वो बहता रहता है। तो उसी को कहते हैं कि उसमें उसकी कमी हो जाती है, एक विटामिन है जिसकी कमी के कारण वो ब्लड नहीं रुकता है, कट लगने के बाद जल्दी नहीं रुकता है। ठीक है, तो इसका जो है खून का थक्का जो नहीं जमता, ये एक तरीके का रोग भी है गाइस, जिसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं। अगर आप लोग मेरा प्रैक्टिस सेट 1 देखे होंगे एसएससी सीजीएल का, तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने बताया था आपको हीमोफीलिया के बारे में। उसके बाद उसे शाही रोग भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो प्रैक्टिस सेट 1 में है, तो अगर आप लोगों को देखना है तो वहां जाके देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट 1 में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो बताइए कि खून का थक्का नहीं जमता वो किस विटामिन की कमी के कारण। तो ऑप्शन है विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या ऑप्शन डी विटामिन ए। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन के की कमी के कारण जो है वो खून का थक्का नहीं जमता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा हो गया, बंगाल गजट हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कब प्रकाशित किया गया, और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इस तीनों चीज को आप नोट कर लीजिएगा। बंगाल गजट जो सबसे पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। अब देखते हैं कि किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी जेम्स अगस्त हिक्की, या ऑप्शन डी विलियम बोल्ट। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा जो है वो बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बना, और तीसरा क्वेश्चन ये बना कि ये कब प्रकाशित किया गया था। तो ये भी नोट कर लीजिएगा गाइस। 1780 में जो है वो बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा। और हमारा पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। ठीक है, और कब प्रकाशित हुआ, 1780 में, और किन के द्वारा हुआ, तो जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा। नोट करते चलिएगा गाइस, मैं बार बार बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि वैदिक काल में शीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। बताइए कि वैदिक काल में शीर शब्द का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता था। ऑप्शन ए हल के लिए, ऑप्शन बी उपजाऊ खेत के लिए, ऑप्शन सी जोते हुए खेत के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वैदिक काल में जो है वो हल के लिए शीर शब्द का प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि वैदिक काल का जो है वो दो इसमें बांटा गया था। पहला था पूर्वोत्तर वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ये दोनों नोट कर लीजिएगा। और पूर्वोत्तर वैदिक काल का जो था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद अगर उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो वो जो आपका काल था वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो था वो था हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, दोनों काल को नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ओलंपिक प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्र दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बताइए कि ओलंपिक प्रतीक के रूप में यहाँ पे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने रंगीन चक्र को जो है वो दर्शाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 4। तो इसमें टोटल जो है वो 5 महाद्वीप आते हैं गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 5 महाद्वीप जो है वो जो है ओलंपिक प्रतीक के रूप में है। तो ये आपको नोट करना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। आप बता दें कि इसमें ये बोले कि 5 जो रिंग जो है वो कौन कौन से महाद्वीप का है, तो ये भी आपको नोट कर लेना। जो नीला है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो नीला है गाइस, ये नीला जो है ये आपका यूरोप का है। ठीक है, उसके बाद पीला जो है आपका ये एशिया का है। ठीक है, तो ये 2 महाद्वीप हुए। एक नीला जो है वो आपका यूरोप का हुआ, उसके बाद जो है पीला जो है वो आपके एशिया का है। तो ये रिंग को आप नोट कर लीजिएगा और आगे लिख लीजिएगा, जो पीला है वो एशिया का है। ठीक है, पीला आपका एशिया का है। उसके बाद काला आपका अफ्रीका का है, काला जो है वो आपके अफ्रीका का है। उसके बाद जो हरा है वो आपका ओशिनिया का है, और जो लाल है ये आपका अमेरिका का है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये टोटल 4 रिंग हुआ। तो यहाँ पे जो है ये टोटल 5 रिंग हुए, 4 नहीं 5 हुए। और अगर अमेरिका की बात करें तो इस अमेरिका में आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों होंगे। अमेरिका जो है वो लाल से, तो इसको आपको याद रखना है कि नीला किसका है, पीला किसका है, काला किसका है, हरा किसका है और लाल किसका है। ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि कितने रंगीन चक्र दर्शाए गए हैं, तो 5 महाद्वीप, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो बताइए कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन बी पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन सी ऑस्कर पुरस्कार में या ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार में। तो गाइस आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये है हमारा, जो फिगर में दिख रहा है ये हमारा पुलित्जर पुरस्कार है। यही पुरस्कार मिलता है, लेकिन किस क्षेत्र में मिलता है ये बताइए। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। अगर संगीत की बात करें तो इसमें जो है वो आपको ग्रैमी पुरस्कार मिलता है। संगीत में जो है वो आपको ग्रैमी पुरस्कार मिलता है। उसके बाद अगर आपको बात करें ऑस्कर पुरस्कार, तो ऑस्कर जो है वो आपको फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑस्कर जो है वो आपको फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। उसके बाद अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये आपको साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। तो ये नोट कर लीजिएगा गाइस, इसमें आपसे पूछता रहता है कि किस क्षेत्र में कौन सा मिलता है। तो याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ऑस्कर पुरस्कार हमारे फिल्म के क्षेत्र में, और संगीत पुरस्कार जो है उस वो ग्रैमी, ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश की गति है वो किसके बीच से जाएगी, तो वहां से जो उसकी गति है वो न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी वायु या ऑप्शन डी कांच। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कांच। अगर कांच से प्रकाश की गति जाएगी तो न्यूनतम हो जाएगी, ये आपको नोट करना है गाइस। कांच से जो जाएगी वो न्यूनतम हो जाएगी, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी रांची। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रांची जो है वो हमारा झारखंड में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर पटना की बात करें तो पटना हमारा बिहार में पड़ता है। चेन्नई की बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, और लखनऊ की बात करें तो ये हमारा यूपी में पड़ता है। तो बताइए कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लखनऊ में जो है वो हमारा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी कर्नाटक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा
उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो अभी मैं बताई हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसमें मिलता है, तो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये साहित्य के क्षेत्र में हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब मिलना प्रारंभ हुआ था, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने ये पुरस्कार को प्राप्त किया था। तो ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, या ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आशापूर्णा देवी को जो है वो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला में मिला था, और ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कब से ये स्टार्ट हुआ, तो 1965 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में से कौन कौन से पशु का उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन ए अश्व, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी का जो है वो ऋग्वेद के पशुओं का उल्लेख है। लेकिन अगर पूछे कि किस पशु का उल्लेख नहीं है, तो याद रखिएगा कि बाघ का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है। तो आप फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये हमारा विद्युत बल्ब है। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि फिलामेंट किसका बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिलामेंट किसको कहते हैं। जहां पे जो ये जलता है, ये जल रहा है, जिसमें मैं रेड कलर का ये कर रही हूँ, ये जो जलता है इसको ही हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपसे बोला है कि ये किसका बना होता है। तो ऑप्शन ए टंगस्टन का, ऑप्शन बी प्लेटिनम का, ऑप्शन सी तांबा का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ये जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टंगस्टन का जो है ये बना होता है। ये आप जहाँ पे मैं ये हरा से भी इसको सर्कल कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो किस पशु का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी शेर, या ऑप्शन डी गाय। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शेर का जो है वो पशु अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैदिक काल दो इसमें ये था, एक था आपका पूर्वोत्तर वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे ये बोला है कि आरंभिक वैदिक काल जिसका जो कार्यकाल था ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो काल था वो कितना था, वो था आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व जो है इसका काल था। ये आपको नोट कर लेना है गाइस, मैं बार बार बोल रही हूँ। और उत्तर वैदिक का जो था वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व था, ये नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको प्रश्न ऐसा देखने को मिलता है और सीजीएल के प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया गाइस, तो इसको नोट कर लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। तो बताइए कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पे आधारित थी। तो ऑप्शन ए जन्म पे, ऑप्शन बी शिक्षा पे, या ऑप्शन सी प्रतिभा पे, या ऑप्शन डी व्यवसाय पर। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्यवसाय पर जो है वो आरंभिक वैदिक काल का वर्ण व्यवस्था आधारित था, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय जो है वो कब हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 में हुई थी, आप सभी को पता है। और एओ ह्यूम के द्वारा जो इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि इंडियन एसोसिएशन के साथ कब विलय हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1886 ईस्वी में जो है वो इंडियन एसोसिएशन के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जो है वो इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ 1886 में। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील लोकटक झील है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि सबसे बड़ी ताजी पानी की झील लोकटक झील है। आपसे पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बन गया कि सबसे बड़ी ताजी पानी की झील लोकटक झील है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये स्थित कहाँ है। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी सिक्किम। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर राज्य में जो है वो हमारा लोकटक झील स्थित है और यह सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हमारा लोकटक झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो किसने की थी। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझिए। जैसे कि किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र पे अगर आप रखते हैं, ठीक है, तो उस चालक के सिरों पर के बीच जो है वो विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके सिरों पर जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इसकी जो खोज है वो सबसे पहले किसने की थी। तो ऑप्शन ए मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी एम्पियर ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने या ऑप्शन डी फेराडे ने। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फेराडे ने जो है वो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। फेराडे। अब जब आपसे ये पूछा ही गया है कि इसकी खोज किसने की थी, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसकी खोज कब हुई। तो ये भी याद रखिएगा कि 1831 में जो है वो फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। 1831 में, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है गाइस। तो चलिए आखिरी प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद का किला बनवाया। ठीक है, तो इलाहाबाद का किला किसने बनवाया। तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। औरंगजेब जो है वो इलाहाबाद अकबर जो है वो इलाहाबाद का किला बनवाया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सब बहुत लोगों को पता भी होगा कि इलाहाबाद का किला किसने बनवाया। तो अकबर ने बनवाया। अब आपसे पूछेगा कि अकबर ने जो है वो इलाहाबाद का किला कब बनवाया, तो ये भी डेट आपको याद रखना है। तो 1583 ईस्वी में इन्होंने जो है वो इस किला को बनवाया था, तो ये डेट याद रखिएगा। 1583 में जो है वो इलाहाबाद का किला को अकबर ने बनवाया था। तो होपफुली गाइज आप लोगों को ये सेशन पसंद आया और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और ये था हमारा एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 2 था गाइस। जिन लोगों ने भी 1 नहीं देखा है वो जाके वहां देख सकते हैं गाइस। होपफुली आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।